सो इंडियन कोस्ट गार्ड के डोमेस्टिक ब्रांच का पेपर, डीबी का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, इसमें जितने भी बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे वो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी इसका प्राइस नहीं है, फ्री पे है, बुक से मैंने निकाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम रिलेवेंट है। इससे मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के जब एग्ज़ाम रिव्यू शेयर करूँगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है कि आज कि 50 मिनट आपका वेस्ट करूँ, आप एक बार में पढ़ लीजिएगा। अब ये सब चीज़ें क्वेश्चंस आपको पता होंगे, ठीक है। ज़्यादा पेजेस का भी पीडीएफ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। 67 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में है और उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर कर देता हूँ और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद कर लीजिएगा। इसमें मैंने आंसर शीट भी ऐड कर दी है। एग्ज़ाम जाने से पहले अगर इन्हें देख लोगे तो 2 से 3 नंबर लाइक आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन आएगा आपका, ठीक है, उसमें अच्छा कर पाओगे। तो देख लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है ONLINE एजुकेशन EDUCATION, यहाँ पे आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी के साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, अनअकैडमी से रिलेटेड है। अगर अच्छी नहीं लगे तो स्किप कर देना, बट आप सभी के फेवर के लिए है। अनअकैडमी इंडिया टॉप लीडिंग, अनअकैडमी को हम सभी जानते हो, सुन रखा है। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप सही जगह पे रहो, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं और आपको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पे आप अगर कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, कुछ रुपये लगा के खरीदोगे, तो फिर आपका पढ़ने पर भी मन लगेगा। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होती हैं। प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, अभी 20% सब्सक्रिप्शन पर कुछ बढ़ने वाला है। सो अपना कोड है ऑनलाइन D50 ONLINED50। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्लस करना चाहते हो कर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन, जैसे MTS के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करना होगा। और ये NDA के लिए फ्री पे मॉक टेस्ट वगैरह फ्री पे होने वाला है 27 मार्च को, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो कोड मैंने आपको बता ही दिया और प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जंतु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी, ठीक है, मतलब पानी पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर नीली व्हेल, आप सभी जानते हो। फिर अफ्रीकन हाथी वैसे ज़मीन पे रहने वाला। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल, जिसे कछुआ बोलते हैं। जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ईजी है, मोस्टली सभी को पता होगा, स्टैटिक टाइप में है, ठीक है। चलो, ये तो आप सभी को पता होगा। मैं आपको जो बता देता हूँ यहाँ पे जो ज़रूरी है, ये वाले ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे बायोलॉजी से जो लाइक रियल लाइफ में यूज होते हैं। अस्थियों मतलब हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। सब लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, एक शिफ्ट में बड़ी भी आया था, एक शिफ्ट में छोटी भी आया था। जो मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि के बारे में पूछा था, तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपेज, जो मध्य कान में होती है, मध्य कान में होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपेज बोला जाता है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। सबसे लंबी पेशी का नाम क्या होता है? सार्टोरियस होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। मैं जब ये PDF प्रोवाइड करूँगा ना, तो इसे एक बार फेर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ रट्टा नहीं मारना, क्योंकि पेपर में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। अब जैसे यकृत का भार होता है, पुरुषों में कितना होता है? 1.4, 1.8, इसका जस्ट आधा। महिलाओं में होता है 1.2 और 1.4, मतलब इसका आधा। यहाँ पे मैंने आधा कर दिया, ठीक है। ये बोलना वैसे तो 1.4 का आधा मतलब वो 0.7 हो जाएगा जाके, लेकिन यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे व्यस्त अंग मानव अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ठीक है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यकृत की। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल, ठीक है। उसका शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। शरीर का सामान्य ताप 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे एक बात बता दी, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ़ारेनहाइट का मान दोनों पे इक्वल होता है। ये पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है। फार्मूला लिख लो, C/5 F-32/9, ये इसका फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुधिर में मतलब शरीर में रुधिर की मात्रा जो सामान्य होती है वो 5.5 लीटर होती है। RBC का जीवन काल, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। WBC का, वाइट ब्लड सेल का, 2 to 5 डेज होता है। उसका रुधिर का थक्का बनने का समय, जो मतलब रुधिर है, खून है, ब्लड है, उसका थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट में बन जाता है। सर्वाधिक रुधिर वर्ग कौन से होते हैं? 3 से 6। रुधिर वर्ग सर्वदाता, जो दान करता है वो O होता है, O निगेटिव होता है, ठीक है। जो सभी को दे सकता है O निगेटिव होता है।
हृदय की जो रुधिर का दाब होता है 120/180, ये वाला क्वेश्चंस भाई देख लेना, ये वाला जरूर, जो मैं मतलब टिक बता रहा हूँ देख लेना। मतलब जब मॉक टेस्ट वगैरह मैंने लगाया ना एयरफोर्स नेवी का जब लगाता था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिले हैं प्रैक्टिस में, तो आ जाता है दिमाग में, तो बता देता हूँ क्या इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। हृदय गति सभी को पता है, वक्त का भार 150 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम लगभग आपने सुना होगा। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी, सबसे बड़ी कोशिका, ये चारों के चारों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकालो, इनको लिख लो चाहे कॉपी में। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता मस्तिष्क की होती है, सबसे ज़्यादा मैंने आपको यकृत बताया था, ठीक है। ये चारों के चारों क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है बट मैनेज कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में मैंने आप सभी को बताया। विटामिन का देखो यहाँ पे खोज के बारे में भी न पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी, ठीक है। बस आप इतना याद रखना, बाकी तो और लिखा हुआ है। उसके बाद विटामिन कौन से जल में घुलनशील है और कौन से ADE के वसा में। देखो यहाँ पे एक दिन मैंने गौरव सर का क्लास किया था, उन्होंने बताया था, आपको मैं बता देता हूँ। विटामिन B एवं C, उन्होंने भैंस BC ऐसे बोला था, ठीक है। तो BC जल में घुलनशील होते हैं, भैंस कहाँ जल में ना आती है, तो BC तो हो जाता है ऐसे, विटामिन B और विटामिन C, और बाकी ADE के आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिनों, अब ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे स्रोत नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्रोत नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम और उसके कमी से होने वाला रोग, जैसे आपसे पूछेगा पेपर में बेरी कमी किसके कारण से होता है, तो विटामिन B1, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम थायमीन। रेटिनल विटामिन ए का, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर ये पढ़ सकते हो। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B5 नहीं पूछा जाता है, विटामिन B2 पूछा जा सकता है, विटामिन B12 पूछा जा सकता है, ठीक है। विटामिन B12 पूछा जा सकता है, साइनोकोबालामिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से देखो दो मतलब रोग होते हैं बच्चों में, जो होता है वो रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, और एक ऑस्टियोमलासिया, ठीक है, ऑस्टियोमलासिया इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अस्थि वृद्धता हिंदी में बोलते हैं, वो वृद्ध मतलब पुरुषों में होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई टेकोफेराल, जनन शक्ति का कम होना, जिसे बांझपन का होना हिंदी में बोला जाता है। विटामिन के फेलोक्विनिन, रक्त का थक्का बनना, ये इनके रासायनिक नाम है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, लोएस की कमी से लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कैल्शियम की कमी, अस्थियों दांतों के रोग, रिकेट्स रोग होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। फास्फोरस में अस्थियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वसा, प्रोटीन एवं एंजाइम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। खमीरीकरण, खमीर उठाना, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है, पूछा जा सकता है खमीरीकरण क्या होता है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है। मानव रोगों के बारे में, मानव रोग सब तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रट्टा मारने का प्लान अगर बना रहे हो, ठीक है, रट्टा मारने का अगर प्लान बना रहे हो तो भूलने वाले हो। कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे टीबी का होता है, ये देखो 6 रोग। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। कुछ आपको पता होंगे, प्लेग जो होता है, प्लेग जैसे होता है, फेफड़ा संबंधित होता है, ठीक है। निमोनिया से फेफड़ा परेशान मतलब होता है, प्रभावित होता है। और उनके अगर जीवाणुओं के नाम अगर ये नहीं भी याद करोगे तो कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर कर लेते हो, पढ़ा है, तो आप इनको रिवाइव कर लेना, तो भाई पक्का इनसे क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से, जैसे मैंने आपको विटामिन वाला वो एक क्वेश्चन बताए थे बॉडी से रिलेटेड, और दूसरा ये मानव रोग से रिलेटेड, इनसे पक्का आपको क्वेश्चन देखने को एक मिलेगा, पक्का ना पक्का, मतलब पक्का ही मिलेगा। रोग फैलाने वाले कीट, जैसे लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन था किसी अब SSC के एग्जाम में था, सीसी मक्खी, निंद्रा रोग होता है ये वाला, सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको जब ये वाले टॉपिक पढ़ाए जाए ना, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, आपको इनको लर्न कराने में बहुत फोकस करेगा कि आपको, क्योंकि यही पेपर में आपको बायोलॉजी से मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के बन के आते हैं कि कालाजार किसके कारण से होता है, कालाजार जो रोग होता है किस कारण से होता है, तो बालू मक्खी के कारण से होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सभी को पता होगा। चूहा से प्लेग होता है, घरेलू मक्खी के काटने से हैजा होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, टीबी हो जाता है। और उसके बाद ये इटाई रोग,
आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस पेपर अगर आपने लगाए होंगे तो वो जो आपको प्रैक्टिस पेपर होता है उसमें आपको मिल जाता है किसके कारण से होता है, BCG के बेस इसका होता है बैसिलस कैलमेट ज्यूरिन, फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ज्यूरिन, कैलमेट दिया भी हुआ है। देखो सी का मतलब पूछा था तो वो लिख दिया गया है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देख सकते हो यहाँ पे 67 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपके सामने है, जो PDF आपको मॉर्निंग पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी वीडियो अच्छा अपलोड करने के बाद लगभग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 9:45 पे, 9:45 से 9:50 के बीच में। ठीक है, 26 मार्च को। और आपको मैं बता देता हूँ कि PDF रात में मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा। बाकी फिर भी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।